विन बैक स्ट्रैटेजीज, ग्राहकों को वापस जीतना। कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ग्राहक इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर छूट जाते हैं। चुनौती यह है कि उन्हें विन बैक स्ट्रैटेजीज के द्वारा वापस कैसे लाया जाए। नए ग्राहकों को खोजने से ज्यादा आसान होता है पुराने ग्राहकों को वापस लाना, क्योंकि कंपनी उनके नाम और इतिहास को जानती है। एग्जिट इंटरव्यूज और लॉस्ट कस्टमर सर्वे से पता चल सकता है कि ग्राहक असंतुष्ट क्यों थे, और इससे उन ग्राहकों को वापस लाने में मदद मिलती है जिनमें प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होता है। कस्टमर रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाना, ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाना। कंपनियां ग्राहकों के बारे में इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रिसिजन मार्केटिंग करती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनते हैं। इंफॉर्मेशन को अलग अलग करना, कस्टमाइज करना, पर्सोनलाइज करना और नेटवर्क्स पर तेजी से भेजना आसान है, लेकिन इस क्षमता के दोनों पहलू हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक अब buysrate.com, shopping.com और pricegrabber.com जैसी वेबसाइट्स पर जल्दी और आसानी से कंपैरिजन शॉपिंग कर सकते हैं, और opinions.com और yelp.com पर वे अपने प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपीरियंसेस के बारे में दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कंपनी के एम्पावरमेंट के साथ साथ कस्टमर एम्पावरमेंट भी बढ़ा है, और कंपनियों को अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स की नेचर और स्ट्रेंथ में बदलाव के साथ एडजस्ट करना होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स और सभी कस्टमर टच पॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को ध्यान से मैनेज किया जाता है ताकि लॉयल्टी मैक्सिमाइज हो सके। CRM महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर ड्राइवर कंपनी के कस्टमर बेस की एग्रीगेट वैल्यू होती है। एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट (CVM), कंपनी द्वारा अपने कस्टमर बेस की वैल्यू को ऑप्टिमाइज करने का वर्णन करता है। CVM प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स के इंडिविजुअल डेटा के एनालिसिस पर फोकस करता है ताकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकें जिससे कस्टमर्स एक्वायर और रिटेन किए जा सकें और कस्टमर बिहेवियर को ड्राइव किया जा सके। कस्टमर टच पॉइंट कोई भी ऐसा अवसर होता है जब कोई ग्राहक ब्रांड और प्रोडक्ट से एनकाउंटर करता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस से लेकर पर्सनल या मास कम्युनिकेशंस तक या कैजुअल ऑब्जर्वेशन तक। एक होटल के लिए टच पॉइंट्स में रिजर्वेशंस, चेक इन और चेकआउट, फ्रीक्वेंट स्टे प्रोग्राम्स, रूम सर्विस, बिजनेस सर्विसेज, एक्सरसाइज फैसिलिटीज, लॉन्ड्री सर्विस, रेस्टोरेंट्स और बार्स शामिल होते हैं। CRM कंपनियों को इंडिविजुअल अकाउंट इंफॉर्मेशन के इफेक्टिव यूज के माध्यम से एक्सीलेंट रियल टाइम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में एनेबल करता है। प्रत्येक वैल्यूड कस्टमर के बारे में जो कुछ भी वे जानते हैं, उसके आधार पर वे मार्केट ऑफरिंग्स, सर्विसेज, प्रोग्राम्स, मैसेजेस और मीडिया को कस्टमाइज कर सकते हैं। मार्केटिंग का पर्सोनलाइजेशन, विपणन का निजीकरण। व्यापक इंटरनेट यूसेज मार्केटर्स को उन मास मार्केट प्रैक्टिसेस को छोड़ने की अनुमति देता है जिन्होंने 1950, 1960 और 1970 के दशक में ब्रांड पावर हाउसेस का निर्माण किया था और नए अप्रोचेस को अपनाया था जो एक सदी पहले की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की तरह हैं, जब मर्चेंट्स अपने कस्टमर्स को नाम से जानते थे। मार्केटिंग का पर्सोनलाइजेशन यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि ब्रांड और उसकी मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के लिए पर्सनली रेलेवेंट हो। यह एक चुनौती है क्योंकि कोई भी दो ग्राहक समान नहीं होते हैं। कंपनियां ईमेल, वेबसाइट्स, कॉल सेंटर्स, डेटाबेसेस और डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कंपनी और कस्टमर के बीच कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दे रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मदद कर सकती है, लेकिन फर्म्स को सावधान रहना होगा कि वे कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट्स को पूरा करने के तरीके के रूप में बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स फोन सिस्टम्स या सोशल नेटवर्किंग टूल्स रोल आउट न करें। कई ग्राहक अभी भी ज्यादा पर्सनल सर्विस प्राप्त करने के लिए किसी लाइव रिप्रेजेंटेटिव से बात करना पसंद करते हैं। मार्केटिंग में यह एक ऑनगोइंग प्रायोरिटी है। बिहेवियरल टारगेटिंग कंट्रोवर्सी, व्यवहार लक्षित विवाद। बिहेवियरल टारगेटिंग के उभरने से कंपनियां टारगेट कस्टमर्स के ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक कर सकती हैं और एड्स और प्रोस्पेक्ट्स के बीच बेस्ट मैच ढूंढ सकती हैं। किसी व्यक्ति के इंटरनेट यूसेज बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए कुकीज पर निर्भर रहना पड़ता है। रैंडमली असाइन्ड नंबर्स, कोड्स और डेटा जो यूजर के कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर स्टोर होते हैं और बताते हैं कि कौन सी साइट्स विजिट की गई हैं, वहां कितना टाइम स्पेंड किया गया है, कौन से प्रोडक्ट्स या पेजेस देखे गए हैं और कौन से सर्च टर्म्स एंटर किए गए हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1000 टॉप वेबसाइट्स की समीक्षा की और पाया कि 75% में फेसबुक के लाइक और ट्विटर के ट्वीट बटन्स जैसे सोशल नेटवर्क्स के कोड शामिल थे।
कोड के होने से लोगों की आइडेंटिटीज को उनके वेब ब्राउजिंग एक्टिविटी से मैच किया जा सकता है, भले ही फेसबुक या ट्विटर बटन पर कभी क्लिक न किया गया हो, फिर भी किसी पेज पर यूजर के आने को ट्रैक किया जा सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि लगभग 1/4 बार जब कोई यूजर 70 पॉपुलर वेबसाइट्स में से किसी एक में लॉग इन करता है, तो यूजर का रियल नेम और ईमेल एड्रेस या अन्य पर्सनल डिटेल्स जैसे यूजर नेम थर्ड पार्टी कंपनीज को पास ऑन कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट के साथ फ्री हॉटमेल ईमेल अकाउंट के लिए साइन अप करते समय कंपनी को अपना नेम, एज, जेंडर और जिप कोड देना होता है। माइक्रोसॉफ्ट तब उन फैक्ट्स को ऑब्जर्व्ड ऑनलाइन बिहेवियर और उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कॉम्बाइन कर सकता है जिसमें कस्टमर रहता है, ताकि एडवर्टाइजर्स को यह बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद मिल सके कि उस कस्टमर से कब और कैसे कॉन्टैक्ट करना है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वह कंज्यूमर प्राइवेसी को केयरफुली प्रिजर्व करता है, उसका दावा है कि वह किसी इंडिविजुअल की इनकम हिस्ट्री नहीं खरीदेगा, फिर भी वह एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स को बिहेवियरल टारगेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक डाइनिंग इन फ्रांचाइजी को किसी दिए गए नेबरहुड में 30 से 40 वर्ष की वर्किंग मॉम्स पर जीरो इन करने में मदद कर सकता है, ऐसे एड्स के साथ जो उन्हें सुबह 10 बजे से पहले पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हों, जब उनके इवनिंग मील प्लान करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। या यदि कोई व्यक्ति ऑटो इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 वेबसाइट्स पर क्लिक करता है और फिर स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट के लिए किसी अनरिलेटेड साइट पर विजिट करता है, तो उस साइट पर ऑटो इंश्योरेंस एड्स शो हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि बिहेवियरल टारगेटिंग से विजिटर द्वारा किसी एड पर क्लिक करने की संभावना 76% तक बढ़ सकती है। बिहेवियरल टारगेटिंग के प्रोपोनेंट्स का कहना है कि इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा रेलेवेंट एड्स भी मिलते हैं। चूंकि इसके परिणाम स्वरूप एड्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री ऑनलाइन कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा एड रेवेन्यू अवेलेबल होती है। सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि अगर बहुत से कंज्यूमर्स को पता होता कि ट्रैकिंग कैसे काम करता है, तो वे कम कंसर्न्ड होते। उनका तर्क है कि प्रैक्टिसेस ऑनलाइन एड इंडस्ट्री के सेल्फ रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुरूप हैं। फर्म्स को पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन (PII) तक एक्सेस न देकर एनोनिमिटी सुनिश्चित करते हैं। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से रिमूव, प्रोटेक्ट या ब्राउजिंग हिस्ट्री से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक वेबसाइट अपने यूजर्स के ईमेल एड्रेसेस को नंबर्स और लेटर्स के जंबल्ड स्ट्रिंग्स में बदलने के लिए एक फॉर्मूला का उपयोग कर सकती है, जैसा कि एक एडवर्टाइजर कर सकता है। दोनों अपनी जंबल्ड लिस्ट्स को एक थर्ड कंपनी को भेज सकते हैं जो मैचेस की तलाश करती है, ताकि वेबसाइट किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके एक एड शो कर सके बिना किसी रियल ईमेल एड्रेसेस के हाथ बदले। फिर भी, जैसा कि चैप्टर 3 में बताया गया है, कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजर्स द्वारा उन्हें ऑनलाइन ट्रैक किए जाने के बारे में सिग्निफिकेंट मिसगिविंग्स हैं। एक सिंगल वेब पेज में दर्जनों अलग अलग एड कंपनीज या ट्रैकिंग फर्म्स के कंप्यूटर कोड हो सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को आश्चर्य है कि क्या इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन सफिशिएंट होगा या लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। ब्रिटिश एयरवेज ने 2012 की गर्मियों में अपने नए नोमी प्रोग्राम के साथ पर्सोनलाइजेशन को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। एक गोल यह था कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के बारे में बीए के हर सर्विस चैनल, वेबसाइट, कॉल सेंटर, ईमेल, ऑन बोर्ड प्लेन्स और एयरपोर्ट्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को एक सिंगल डेटाबेस में सेंट्रलाइज किया जाए। किसी भी फ्लाइट में बुक्ड पैसेंजर के लिए बीए उसकी करंट सीटिंग लोकेशन, प्रीवियस फ्लाइट्स और मील चॉइसेस, प्रायर कंप्लेंट हिस्ट्री आदि के बारे में जान पाएगा। बीए ने क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ के बीच 2000 आईपैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि वे डेटाबेस को एक्सेस कर सकें और साथ ही किसी भी फ्लाइट में पैसेंजर्स के बारे में पर्सनल रिकॉग्निशन मैसेजेस रिसीव कर सकें। गोल यह था कि प्रतिदिन 4500 मैसेजेस हों या प्रति फ्लाइट लगभग 7 मैसेज अपडेट्स हों। वीआईपी पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने गूगल इमेज सर्चेस से डाउनलोड की गई फ्लायर्स की स्टोर्ड फोटोज का भी इस्तेमाल किया। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने प्रोग्राम को किसी पसंदीदा रेस्टोरेंट में मिलने वाली पहचान की भावना को फिर से बनाने का लक्ष्य बताया, जहां आपका स्वागत किया जाता है, लेकिन हमारे मामले में इसे हजारों कर्मचारियों द्वारा लाखों ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कुछ ऑब्जर्वर्स ने प्राइवेसी कॉन्सर्न्स उठाए, यहां तक कि इसे क्रीपी भी कहा। ब्रिटिश एयरवेज ने नोट किया कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल थी या उसके मोस्ट वैल्यूएबल फ्लायर्स द्वारा हेल्पफुल के रूप में देखी जाती थी। BMW
जहां ब्रिटिश एयरवेज अपने सर्विस एक्सपीरियंसेस को पर्सोनलाइज कर रहा है, वहीं BMW अपने प्रोडक्ट्स को पर्सोनलाइज करने के तरीके खोज रहा है। जहां 2010 में 15% यूएस ड्राइवर्स ने अपनी कार्स को कस्टम ऑर्डर किया था, वहीं BMW का गोल 2015 तक अपने बायर्स का वह नंबर 40% करना था। कंपनी 500 साइड मिरर कॉम्बिनेशंस, 1300 फ्रंट बम्पर कॉम्बिनेशंस और 9000 सेंटर कंसोल कॉम्बिनेशंस ऑफर करती है और नए बायर्स को डिलीवरी की प्रतीक्षा करते समय उनकी कार को बॉर्न होते हुए देखने के लिए एक वीडियो लिंक प्रोवाइड करती है। इसका डिटेल्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट सिस्टम प्रोडक्शन प्रोसेस से स्लैक को दूर करता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट्स को रिड्यूस करता है और स्लो मूविंग सेलर्स पर रिबेट से बचता है। कस्टमर्स ऑप्शंस के साथ लोड अप करते हैं, जिससे BMW और उसके डीलर्स के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है, लेकिन वे ज्यादा लॉयल भी होते हैं। कोका कोला, यहां तक कि कोका कोला भी एक्शन में शामिल हो रहा है। कोका कोला फ्री स्टाइल डिस्पेंसिंग मशीन 125 स्पार्कलिंग और स्टिल ब्रथ्स डिस्पेंस कर सकती है, जिन्हें कंज्यूमर्स एक टच स्क्रीन के माध्यम से मिक्स कर सकते हैं, जिससे उनके पर्टिकुलर टेस्ट के अनुरूप बेवरेज क्रिएट हो सके। परमिशन मार्केटिंग, अनुमति विपणन, पर्सोनलाइजेशन के लिए कस्टमर्स की बढ़ती इच्छा के साथ अडेप्ट होने के लिए मार्केटर्स ने परमिशन मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपनाया है। परमिशन मार्केटिंग, कंज्यूमर्स की एक्सप्रेस्ड परमिशन प्राप्त करने के बाद ही उन्हें मार्केटिंग करने की प्रैक्टिस, इस प्रेमिस पर आधारित है कि मार्केटर्स अब मास मीडिया कैंपेन्स के माध्यम से इंटरप्शन मार्केटिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस नई टेक्निक के पायोनियर के अनुसार मार्केटर्स कंज्यूमर्स की इच्छाओं का सम्मान करके और मैसेजेस तभी भेजकर स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं जब वे ब्रांड के साथ ज्यादा एंगेज्ड होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। का मानना है कि परमिशन मार्केटिंग काम करता है क्योंकि यह एंटिसिपेटेड, पर्सनल और रेलेवेंट होता है। कस्टमर एम्पावरमेंट, ग्राहक सशक्तिकरण, मार्केटर्स कंज्यूमर्स को ब्रथ्स के लिए इवेंजलिस्ट्स बनने में मदद कर रहे हैं, उन्हें अपना पैशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। डोरिटोज ने कंज्यूमर्स को अपने नेक्स्ट फ्लेवर का नाम रखने के लिए एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया। कॉन्वर्स ने एमेच्योर फिल्म मेकर्स से 30 सेकंड शॉर्ट फिल्म सबमिट करने के लिए कहा, जो डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि आइकॉनिक स्नीकर ब्रांड ने उन्हें कैसे इंस्पायर किया। 1800 सबमिशंस में से बेस्ट को कॉन्वर्स गैलरी वेबसाइट पर शोकेस किया गया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवी कमर्शियल्स बन गए। गैलरी के लॉन्च के बाद महीने में वेबसाइट के माध्यम से शूज की सेल्स दोगुनी हो गई। कस्टमर रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस, ग्राहक समीक्षाएं और अनुशंसाएं। हालांकि कंज्यूमर चॉइस पर सबसे ज्यादा प्रभाव रिलेटिव फ्रेंड द्वारा रिकमेंडेड का रहता है, लेकिन एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर कंज्यूमर्स की रिकमेंडेशंस है। कुछ कंपनीज और उनके एडवर्टाइजिंग के प्रति बढ़ते अविश्वास के साथ ऑनलाइन कस्टमर रेटिंग्स और रिव्यूज कस्टमर बाइंग प्रोसेस में ग्रोइंग रोल निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, फॉरेस्टर रिसर्च स्टडी में पाया गया कि लगभग 50% कंज्यूमर्स ऐसे होटल को बुक नहीं करेंगे जिसके ऑनलाइन रिव्यूज नहीं हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादा होटल्स रिव्यूज पोस्ट करने के लिए अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। स्टारवुड इंडिविजुअल होटल साइट्स पर इंडिपेंडेंट, ऑथेंटिकेटेड रिव्यूज रखता है या ट्रैवल रिव्यू साइट्स का उपयोग कर रहे हैं। वाइंडहम अपने साइट पर ट्रिपएडवाइजर से अपने 5 मोस्ट रीसेंट रिव्यू स्ट्रीम करता है, जिससे बुकिंग्स में 30% की वृद्धि हुई है। ट्रिपएडवाइजर ट्रैवलर्स के लिए एक वैल्यूएबल ऑनलाइन रिसोर्स बन गया है। ट्रिपएडवाइजर मेक्सिकन हॉलिडे पर कहा जाना है, यह तय करने में मदद करने के लिए डिटेल्ड, रिलायबल और अप टू डेट इंफॉर्मेशन की कमी से फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद स्टीफन कॉफर ने 2001 में ट्रिपएडवाइजर की स्थापना की। ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रैवल रिव्यूज में पायोनियर, कंपनी तेजी से बढ़ी और अब दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल वेबसाइट है, जिसमें 2014 तक 170 मिलियन से ज्यादा यूजर रिव्यूज और ओपिनियंस हैं। यह यूजर्स को अपने होटल और एयर बुकिंग पार्टनर्स के माध्यम से अ वाइड वैरायटी ऑफ होटल्स, वेकेशन रेंटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और अन्य ट्रैवल रिलेटेड लोकेशंस या बिजनेसेस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट और शेयर करने और बुकिंग्स करने की अनुमति देता है। यूजर्स रिव्यूज, फोटोज और ओपिनियंस पोस्ट कर सकते हैं और अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने कंटेंट की क्वालिटी और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए ट्रिपएडवाइजर मैनुअल रिव्यू और एडवांस्ड कंप्यूटर एल्गोरिदम्स दोनों का उपयोग करता है, जिसमें एक वेरिफिकेशन और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम शामिल है जो रिव्यूअर्स के आईपी और ईमेल एड्रेस, साथ ही अन्य रिव्यू एट्रीब्यूट्स पर विचार करता है
और पोस्टिंग्स के सस्पिशियस पैटर्न्स के साथ साथ इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज की निगरानी करता है। सस्पिशियस रिव्यूज के लिए लगभग 30 होटल्स को साइट से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ट्रिपएडवाइजर के हर महीने 280 मिलियन से ज्यादा यूनिक विजिटर्स आते हैं और हर महीने सैकड़ों मिलियन लोग बेस्ट वेस्टर्न इंटरनेशनल, एक्सपीडिया और थॉमस कुक सहित 500 अन्य साइट्स पर इसका कंटेंट देखते हैं। हाल के वर्षों में ट्रिपएडवाइजर ने अपने सर्विसेज के पर्सोनलाइजेशन और सोशल नेचर को इंप्रूव करने के लिए इनोवेट किया है। वास्तव में यह फेसबुक के इंस्टेंट पर्सोनलाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल लॉन्च पार्टनर्स में से एक था, जो यूजर्स को अपने फेसबुक फ्रेंड्स द्वारा पोस्ट किए गए ट्रिपएडवाइजर कंटेंट को देखने की अनुमति देकर अपने ट्रिपएडवाइजर एक्सपीरियंस को पर्सोनलाइज करने की अनुमति देता है, जो उनके प्राइवेसी इलेक्शंस के अधीन है। लोकल पिक्स एक फेसबुक ऐप है जो यूजर्स को ट्रिपएडवाइजर रेस्टोरेंट रिव्यूज को लोकलाइज करने और फेसबुक टाइमलाइन पर यूजर रिव्यूज को ऑटो शेयर करने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स फंक्शन ट्रिपएडवाइजर यूजर्स को यूजर के फेसबुक फ्रेंड स्टेटस के अनुसार रिव्यूज सॉर्ट करने की अनुमति देता है। सोशल और मोबाइल कनेक्टिविटी ट्रैवल साइट्स वंडरफ्लाई और एवरीट्रेल के एक्विजिशंस ने उस क्षेत्र में ट्रिपएडवाइजर की कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया है। कस्टमर रिव्यूज का पावर, ग्राहक समीक्षाओं की शक्ति। जब ऑनलाइन पेट फूड रिटेलर पेटको ने ईमेल्स और बैनर एड्स में कंज्यूमर प्रोडक्ट रेटिंग्स और रिव्यूज का उपयोग करना शुरू किया, तो उसने पाया कि इसके परिणाम स्वरूप क्लिक थ्रू रेट काफी बढ़ गई है। बेस्ट बाय, स्टैपल्स और कबेलास जैसे ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स भी कंज्यूमर रिव्यूज के पावर को पहचान रहे हैं और उन्हें अपने स्टोर्स में डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसे रिव्यूज के प्रति कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के बावजूद उनकी क्वालिटी और इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल में 7 वर्षों की अवधि में होल फूड्स मार्केट के कोफाउंडर और सीईओ ने याहू फाइनेंस के ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड पर एक स्यूडोनिम के तहत 1100 से ज्यादा एंट्रीज पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी की प्रेस की और कॉम्पिटिटर्स की आलोचना की। कुछ कंपनियां फ्रॉड की निगरानी के लिए कंप्यूटर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं। बाजार वॉइस वॉलमार्ट और बेस्ट बाय जैसी कंपनियों को डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग नामक प्रोसेस का उपयोग करके ऑनलाइन रिव्यूज मैनेज और मॉनिटर करने में मदद करता है। कंपनी ने एक फर्म को अपने एक प्रोडक्ट के सैकड़ों पॉजिटिव रिव्यूज और अपने कॉम्पिटिटर के नेगेटिव रिव्यूज पोस्ट करते हुए पकड़ा। गॉकर जैसे ऑनलाइन रिव्यूज और ब्लॉगिंग साइट्स को कमेंट्स को पुलिस करने में संघर्ष करना पड़ा है। एनोनिमस या बियास्ड रिव्यूज को अट्रैक्ट करने से बचने के लिए एंजीज लिस्ट केवल पेड और रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स को अपनी वेबसाइट एक्सेस करने की अनुमति देता है, जो हर महीने अपने 1.5 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन सब्सक्राइबर्स से सर्विस कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लगभग 40,000 रिव्यूज कंपाइल करती है। यूजर्स प्रोवाइडर्स को रिपोर्ट कार्ड स्टाइल A2F स्केल का उपयोग करके प्राइस, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म पर रेट करते हैं। अन्य साइट्स प्रोफेशनल थर्ड पार्टी रिव्यूज के समरीज ऑफर करती हैं। मेटाक्रिटिक लीडिंग क्रिटिक्स के म्यूजिक, गेम, टीवी और मूवी रिव्यूज को एग्रीगेट करता है। अक्सर 100 से ज्यादा पब्लिकेशन से सिंगल 1-100 स्कोर में एवरेज किया जाता है। रिव्यू साइट्स वीडियो गेम इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वे जो इन्फ्लुएंस रखते हैं और प्रोडक्ट की हाई सेलिंग प्राइस अक्सर $50 से 60। कुछ गेम कंपनीज अपने डेवलपर्स के लिए बोनसेस को ज्यादा पॉपुलर साइट्स पर गेम स्कोर से टाई करती हैं। यदि कोई मेजर न्यू रिलीज 85+ कट ऑफ नहीं बनाता है, तो पब्लिशर की स्टॉक प्राइस भी गिर सकती है। ब्लॉगर्स का प्रभाव। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की रिव्यू करने वाले ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंशियल होते हैं क्योंकि उनके हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं। ब्लॉग्स अक्सर सर्टेन ब्रड्सा या कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन सर्चेस में रिटर्न टॉप लिंक्स में से होते हैं। एक कंपनी का PR डिपार्टमेंट गूगल अलर्ट्स और जैसी ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से पॉपुलर ब्लॉग्स को ट्रैक कर सकता है। फर्म्स फ्री सैंपल्स और एडवांस इंफॉर्मेशन के माध्यम से की ब्लॉगर्स का फेवर भी कोट करते हैं। ज्यादातर ब्लॉगर्स इस स्पेशल ट्रीटमेंट का खुलासा करते हैं। लिमिटेड मीडिया बजट्स वाले स्मॉलर ब्रड्सा के लिए ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ क्रिटिकल है। अपने नए हॉट सीरियल्स में से एक के लिए प्रीलॉन्च बस जनरेट करने के लिए ऑर्गेनिक फूड मेकर एमीज किचन ने रिलीज से पहले कंपनी द्वारा ट्रैक किए जाने वाले लगभग 50 वेगन, ग्लूटेन फ्री या वेजिटेरियन फूड ब्लॉगर्स में से कई को सैंपल्स शिप किए। जब इन ब्लॉग्स पर फेवरेबल रिव्यूज दिखाई दिए तो कंपनी को ईमेल्स की भरमार हो गई जिसमें पूछा गया था कि सीरियल कहां से खरीदे। नेगेटिव रिव्यूज का वैल्यू, नकारात्मक समीक्षाओं का मूल्य। जैसा कि पता चला है, कभी कभी नेगेटिव रिव्यूज भी आश्चर्यजनक रूप से हेल्पफुल हो सकते हैं।
एक बात के लिए, हालांकि वे एक वेल नोन ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे एक अननोन या ओवरलुक्ड ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। वे वैल्यूड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Amazon.com के इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एंड गार्डन प्रोडक्ट्स के 10,000 कंज्यूमर्स के फॉरेस्टर स्टडी में पाया गया कि 50% ने नेगेटिव रिव्यूज को हेल्पफुल पाया। ज्यादातर लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद प्रोडक्ट्स को परचेज किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये केवल पर्सनल टेस्ट्स और ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनके अपने से अलग हैं। जब कंज्यूमर्स नेगेटिव रिव्यूज के माध्यम से प्रोडक्ट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बेटर तरीके से जान सकते हैं, तो कम प्रोडक्ट रिटर्न्स हो सकते हैं, जिससे रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स के पैसे बचते हैं। ऑनलाइन पर्सनलाइजेशन की सीमाएं, ऑनलाइन निजीकरण की सीमाएं। ऑनलाइन रिटेलर्स अक्सर कंज्यूमर सिलेक्शंस या परचेसेस में अपनी रिकमेंडेशंस ऐड करते हैं। अगर आपको वह ब्लैक हैंडबैग पसंद है, तो आपको यह रेड टॉप पसंद आएगा। एक सोर्स ने एस्टिमेटेड किया कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स एक ऑनलाइन रिटेलर की सेल्स में 10% से 30% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स कस्टमर डिस्कवरी या अनप्लान्ड परचेसेस को फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। साथ ही ऑनलाइन कंपनीज को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के उनके प्रयास उल्टे न पड़े, जैसे कि जब कस्टमर्स पर कंप्यूटर जनरेटेड रिकमेंडेशंस की बौछार की जाती है जो लगातार मार्क से चूक जाते हैं। Amazon.com पर कुछ बेबी गिफ्ट्स खरीदे और आपकी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस अचानक इतनी पर्सनल नहीं लगती। ई-टेलर्स को टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस की तलाश करते हुए ऑनलाइन पर्सनलाइजेशन की लिमिटेशंस को पहचानने की जरूरत है जो वास्तव में काम करते हैं। कस्टमर कंप्लेंट्स, ग्राहक शिकायतें। कुछ कंपनियां सोचती हैं कि उन्हें कंप्लेंट्स टैली करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सेंस मिल रहा है, लेकिन स्टडी से पता चलता है कि जबकि कस्टमर्स लगभग 25% समय अपनी परचेसेस से डिसैटिस्फाइड होते हैं, केवल लगभग 5% ही कंप्लेन करते हैं। बाकी 95% या तो महसूस करते हैं कि कंप्लेनिंग एफर्ट के लायक नहीं है, या यह नहीं जानते कि कैसे या किससे कंप्लेन करें। वे बस बाइंग बंद कर देते हैं। कंप्लेन रजिस्टर करने वाले कस्टमर्स में से 54% से 70% ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर से बिजनेस करेंगे यदि उनकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है। यह आंकड़ा 95% तक बढ़ जाता है यदि कस्टमर को लगता है कि कंप्लेंट जल्दी रिजॉल्व हो गई है। जिन कस्टमर्स की कंप्लेंट सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व हो जाती हैं, वे इन 5 लोगों को उस अच्छे ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं जो उन्हें मिला है। हालांकि एवरेज डिसैटिस्फाइड कस्टमर 11 लोगों से शिकायत करता है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों को बताता है, तो बैड वर्ड ऑफ माउथ के संपर्क में आने वालों की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ग्राहक शिकायतों को संभालना। मार्केटिंग प्रोग्राम कितना भी परफेक्टली डिजाइन और इंप्लीमेंट किया गया हो, मिस्टेक्स होंगी ही। एक कंपनी जो बेस्ट चीज कर सकती है वह है कस्टमर्स के लिए कंप्लेन करना आसान बनाना। सजेशन फॉर्म्स, टोल फ्री नंबर्स, वेबसाइट्स और ईमेल एड्रेसेस क्विक टू वे कम्युनिकेशन की अनुमति देते हैं। 3M कंपनी का दावा है कि उसके प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आइडियाज के 2/3 से ज्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स को सुनने से आते हैं। यह देखते हुए कि बहुत से कस्टमर्स कंप्लेन न करना चूज कर सकते हैं, कंपनियों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेसेस की प्रोएक्टिवली मॉनिटर करनी चाहिए जहां कस्टमर कंप्लेंट्स और फीडबैक एयर्ड हो सकते हैं। जेटब्लू की 27 मेंबर कस्टमर सर्विस टीम को अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ एयरलाइन के ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज की निगरानी का काम सौंपा गया है। जब एक कस्टमर की एक फोल्डेड बाइक को बोर्ड पर लाने के लिए फी के बारे में कंप्लेंट ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगी, तो जेटब्लू ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और फैसला किया कि यह एक ऐसी सर्विस नहीं है जिसके लिए उसे चार्ज करना चाहिए। एक अनहैप्पी कस्टमर होने के पोटेंशियल डाउनसाइड को देखते हुए यह क्रिटिकल है कि मार्केटर्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को प्रॉपर्ली डील करें। हालांकि चैलेंजिंग है, निम्नलिखित प्रैक्टिसेस कस्टमर गुडविल रिकवर करने में मदद कर सकती हैं। कंप्लेंट्स रिसीव और एक्ट करने के लिए एक 7-day 24 आवर टोल फ्री हॉटलाइन, फोन, फैक्स या ईमेल द्वारा सेटअप करें। कस्टमर के लिए इसे आसान बनाएं। कंप्लेनिंग कस्टमर से जल्द कॉन्टैक्ट करें। कंपनी रिस्पॉन्ड करने में जितनी स्लो होगी, डिसैटिस्फैक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ सकती है और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ की ओर ले जा सकती है। कस्टमर की निराशा की जिम्मेदारी स्वीकार करें, कस्टमर को ब्लेम न करें। कस्टमर सर्विस पीपल का उपयोग करें जो फ्रेंडली और एम्पैथिक हों। कंप्लेंट को स्विफ्टली और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए रिजॉल्व करें। कुछ कंप्लेनिंग कस्टमर्स कॉम्पेंसेशन की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि एक साइन की तलाश में होते हैं
कि कंपनी केयर्स करती है। हालांकि सभी कंप्लेंट्स कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में एक्चुअल डिफिशियंसीज या प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। बड़ी कंपनियां विशेष रूप से ऑपर्चुनिस्टिक कस्टमर्स के लिए टारगेट होती हैं, जो माइनर ट्रांसग्रेशंस या जेनरस कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज को भी भुनाने का प्रयास करते हैं। कुछ फर्म्स फाइट बैक करती हैं और यहां तक कि एक एग्रेसिव स्टांस भी लेती हैं यदि उन्हें लगता है कि कोई क्रिटिसिज्म या कंप्लेंट अनजस्टिफाइड है। जब टाको बेल ऑनलाइन नेगेटिव बस अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि रूमर्स और एक कंज्यूमर लॉसूट में आरोप लगाया गया था कि उसके टाको मिक्सचर में मीट से ज्यादा फिलर है, तो वह फुल पेज न्यूज़पेपर एड्स के साथ एक्शन में कूद पड़ी, जिसका शीर्षक था, हम पर मुकदमा करने के लिए धन्यवाद। वहां और फेसबुक पोस्टिंग्स और एक यूट्यूब वीडियो में कंपनी ने बताया कि उसका टाको मिक्सचर 88% बीफ था, जिसमें वाटर, ओट्स, स्पाइसेस और कोको पाउडर जैसे इंग्रेडिएंट्स केवल फ्लेवर, टेक्सचर और मॉइस्चर के लिए ऐड किए गए थे। इस वर्ड को फैलाने में मदद करने के लिए टाको बेल मार्केटर्स ने कीवर्ड्स टाको बेल और लॉसूट खरीदे ताकि उसकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज याहू, गूगल और बिंग सर्चेस पर फर्स्ट लिंक के रूप में दिखाई दें। बहुत से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अपनी फर्म्स द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने और ऑनलाइन कम्युनिकेट करने वाले क्रैंकी कस्टमर्स के पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में चिंता करते हैं। हालांकि मार्केटर्स का तर्क है कि पॉजिटिव्स नेगेटिव से ज्यादा हैं और इस तरह के डैमेज की संभावना को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स, ग्राहक संबंध सिद्धांत। कस्टमर्स वैल्यू मैक्सिमाइजर्स होते हैं। वे वैल्यू की एक एक्सपेक्टेशन फॉर्म करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। बायर्स उस फर्म से खरीदेंगे जिसे वे हाईएस्ट कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू ऑफर करते हुए देखते हैं, जिसे टोटल कस्टमर बेनिफिट्स और टोटल कस्टमर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस के रूप में डिफाइन किया गया है। बायर की सैटिस्फैक्शन प्रोडक्ट के परसीव्ड परफॉर्मेंस और बायर की एक्सपेक्टेशंस का एक फंक्शन है। यह पहचानते हुए कि हाई सैटिस्फैक्शन से हाई कस्टमर लॉयल्टी आती है, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट और एक्सीड करें। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को खोने से फर्म के प्रॉफिट्स पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ सकता है। एक नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कॉस्ट एक करंट कस्टमर को हैप्पी रखने की कॉस्ट का 5 गुना होने का अनुमान है। कस्टमर्स को रिटेन करने की रिलेशनशिप मार्केटिंग है। क्वालिटी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की टोटलिटी है जो स्टेटेड या इम्प्लाइड नीड्स को सैटिस्फाई करने की उसकी एबिलिटी पर निर्भर करती है। मार्केटर्स टोटल क्वालिटी के हाई लेवल्स को प्राप्त करने में की रोल निभाते हैं ताकि फर्म सॉल्वेंट और प्रॉफिटेबल बनी रहें। मार्केटिंग मैनेजर्स को अपने प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए अपने कस्टमर बेस के कस्टमर लाइफटाइम वैल्यूज की गणना करनी चाहिए। उन्हें कस्टमर बेस की वैल्यू बढ़ाने के तरीके भी निर्धारित करने चाहिए। कंपनियां कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) में भी स्किल्ड होती जा रही हैं, जो राइट कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने और उन वैल्यूड कस्टमर्स की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स डेवलप करने पर फोकस करता है। ऑडी वर्ष 1899 में ऑगस्ट हॉर्च CI की स्थापना हुई, जो ऑगस्ट हॉर्च द्वारा स्थापित पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में पायोनियर के रूप में हॉर्च ने पहले कार्ल बेंज के साथ काम किया था, जो कंबशन इंजन्स वाली मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स के इन्वेंटर थे। हॉर्च ने 1909 में अपने को मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी बोर्ड के साथ मतभेदों के कारण अपनी कंपनी छोड़ दी। उन्होंने तुरंत एक दूसरा कार वेंचर स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने ऑडी रखा, उनके जर्मन फैमिली नेम हॉर्च, हार्क या इंग्लिश में लिसन का लैटिन ट्रांसलेशन। शुरुआत से ही ऑडी ने स्पोर्ट्स विक्ट्रीज की एक परंपरा स्थापित की। 1911 और 1914 के बीच ऑस्ट्रियन एल्पाइन रन्स में ऑडी की उपलब्धियों के लिए धन्यवाद। ऑगस्ट हॉर्च कुछ ही वर्षों में ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेल नोन बनाने में सफल रहे। 1932 में कंपनी का फेमस फोरिंग एम्ब्लेम तब बनाया गया जब ऑडी का विलय पहले से इंडिपेंडेंट कंपनीज हॉर्च, डैम्फक्राफ्टवेजन और वांडर के साथ होकर ऑटो यूनियन बना। कई वर्षों तक ऑडी नाम यूज में नहीं था। 1969 में ऑटो यूनियन और NSU मोटरवर्क AG के बीच एक नए मर्जर ने ऑडी NSU ऑटो यूनियन AG की स्थापना की। 1985 में वोल्क्सवैगन द्वारा कंपनी का नाम बदलकर ऑडी कर दिया गया, जो 1960 के दशक के मध्य से ऑडी की होल्डिंग कंपनी है। 1971 में कंपनी के लिए एक नया एडवर्टाइजिंग स्लोगन बनाया गया था और तब से इसे कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। वर्स्प्रंग डच टेक्निक, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रगति है,
ऑडी का मेन कैच फ्रेज बना हुआ है। 1970 और 1980 के दशक में कंपनी क्वाट्रो 4-व्हील ड्राइव, एल्यूमिनियम कार बॉडीज, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन्स और फर्स्ट हाइब्रिड व्हीकल्स जैसे इनोवेशंस के साथ इसे प्रभावी ढंग से प्रैक्टिस में ला रही थी। इन उपलब्धियों के बावजूद ऑडी को प्रॉब्लम्स थीं और उसे इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को रिपोजिशन करने की जरूरत थी। यूनाइटेड स्टेट्स में कस्टमर्स ने अपनी कार्स में मिस्टीरियस एक्सेलरेशन के बारे में शिकायत की और ऑडी की इमेज प्रीमियम और लक्जरी कार्स के मैन्युफैक्चरर के लिए पर्याप्त सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। इसलिए एक बोल्ड मूव में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक एक्सट्रीम रिपोजिशनिंग स्ट्रैटेजी पर फैसला किया। ऑडी को सभी प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर्स में सबसे प्रोग्रेसिव होना था। स्पोर्टिनेस को दूसरे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के रूप में चुना गया। एक फेमस कमर्शियल के साथ 1986 में ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस में लाया गया। एक ऑडी 100 क्वाट्रो, एक 4-व्हील ड्राइव, एक स्नोकवर्ड स्की जंप पर चढ़ गई, जाहिर तौर पर अपने आप। कमर्शियल ने कैंस में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल में गोल्ड लायन डिओर जीता और 1997 में एक प्रोफेशनल जूरी द्वारा इसे बेस्ट जर्मन एडवर्टाइजिंग ऑफ ऑल टाइम्स चुना गया। ऑडी मोटर स्पोर्ट्स में भी हेविली इन्वेस्ट करता है। इसकी कार से कई रेसेस और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीते गए हैं। अपनी मोटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अलावा ऑडी जर्मनी के नंबर 1 सॉकर क्लब FC बायर्न म्यूनिख जैसी मेजर टीम्स को स्पॉन्सर करता है। 2002 से ऑडी और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। ऑडी FC बार्सिलोना और चेल्सी FC जैसे अन्य लीडिंग यूरोपियन सॉकर क्लब्स का भी स्पॉन्सरिंग पार्टनर है। भारत में ऑडी 1985 में रातों रात फेमस हो गया। भारत ने क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, जिस स्पोर्ट के लिए देश सबसे ज्यादा पैशनेट है, और इंडियन टीम को उनके विनिंग परफॉर्मेंस के लिए एक ऑडी 100 से सम्मानित किया गया, एक ऐसा इवेंट जिसे आज भी देश में फॉन्डली याद किया जाता है। ऑडी की मार्केटिंग सक्सेस, ऑडी की विपणन सफलता। पिछले 2 दशकों में ऑडी की मार्केटिंग की सक्सेस तब स्पष्ट हो जाती है जब आप कंपनी के सेल्स फिगर्स की तुलना उनके मेजर कंपिटिटिव ब्रदर्स BMW और मर्सिडीज बेंज के टर्नओवर से करते हैं। 2000 में ऑडी ने लगभग 6,53,000 कार्स, BMW ने 8,22,000 और मर्सिडीज बेंज ने 1.053 मिलियन कार्स बेची। 2013 के सेल्स फिगर्स के आधार पर BMW मार्केट में 1.66 मिलियन कार्स के नैरो मार्जिन के साथ लीडिंग है, जबकि ऑडी की 1.58 मिलियन और मर्सिडीज बेंज की 1.46 मिलियन कार्स हैं। चीन में 2013 में 15.9 मिलियन कार्स की बिक्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15.6 मिलियन के साथ दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमोटिव मार्केट, ऑडी जर्मन कॉम्पिटिटर्स में 4,92,000 कार्स की बिक्री के साथ मार्केट में सबसे आगे है, जबकि BMW की 3,60,000 और मर्सिडीज बेंज की 2,28,000 कार्स हैं। कुल मिलाकर ऑडी की सेल्स का 84% आज जर्मनी के बाहर होता है। ऑडी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ऑडी के अभिनव उत्पाद, रिपोजिशनिंग में एक बोल्ड मूव और एक कन्विंसिंग एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप कॉन्सेप्ट के क्रिएशन के अलावा ऑडी ने पिछले कुछ वर्षों में और क्या किया है। ऑडी अ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो एक तरफ SUVs और लक्जरी कार्स के लिए कस्टमर की बढ़ती डिमांड को पूरा करते हैं और दूसरी तरफ अल्टरनेटिव ड्राइविंग सिस्टम्स और कॉम्पैक्ट कार्स को पूरा करते हैं। ऑडी के SUVs की ब्रांडिंग उसकी Q सीरीज में की जाती है। कंपनी 2015 में एक नए Q7, 2016 में एक Q1 और 2017 में एक Q8 के साथ अपने प्रोडक्ट रेंज को पूरा कर रही है। ऑडी A3 e-tron जैसे अन्य ऑडी प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर्स हाइब्रिड्स के एडवांटेजेस को ट्रेडिशनल ड्राइव सिस्टम्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। कंपनी की एक सुपीरियर स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर होने की इमेज को 8 जैसे मॉडल्स के साथ एनहांस किया जा रहा है, जो मैंस 24 आवर्स रेस के लिए ऑडी के रेस कार प्रोटोटाइप पर आधारित एक कार है। इसकी कॉम्पैक्ट और मिडिल क्लास कार्स A1, A3 और A4 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के दूसरे पक्ष को मार्क करती हैं। वे लाइटवेट कंस्ट्रक्शन और प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी की इनोवेटिवनेस से भी प्रॉफिट करती हैं। 2014 के एक कंज्यूमर सर्वे के अनुसार ऑडी को जर्मनी का मोस्ट इनोवेटिव कार मैन्युफैक्चरर माना जाता है। कस्टमर्स को एंगेज करना, ग्राहकों को शामिल करना, अपने कस्टमर्स को इमोशनली इन्वॉल्व करने के लिए, साथ ही कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रूप में इंटरनेट की बढ़ती इंपॉर्टेंस को स्वीकार करते हुए ऑडी ने डिजिटल शोरूम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इन ऑडी सिटीज में
कंज्यूमर्स Audi की वर्चुअल वर्ल्ड को 3D में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लंदन, बीजिंग और बर्लिन कॉन्सेप्ट के लिए स्टार्टिंग प्लेसेस थे। मॉस्को और अन्य लोकेशंस का अनुसरण करेंगे। कार शेयरिंग के लिए एक इनोवेटिव आइडिया हाल ही में Audi के सेल्स एंड मार्केटिंग चीफ लुका डी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्टॉकहोम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए टेस्ट मार्केट के रूप में कार्य करता है जहां 5 व्यक्ति तक 1 या 2 साल के लिए एक कार शेयर करते हैं। एक ऐप के माध्यम से पार्टिसिपेंट्स एडवांस रिजर्वेशंस कर सकते हैं और अपनी कार लोकेट कर सकते हैं। Audi के लिए चैलेंजेस, Audi के लिए चुनौतियां। अपनी ग्लोबल सक्सेस के बावजूद Audi के लिए चैलेंजेस बनी हुई हैं। एक Audi की एवरेज सेलिंग प्राइस अभी भी एक एवरेज BMW या मर्सिडीज बेंज से कम है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कार्स के लिए बढ़ते मार्केट में जैसे न्यू एंट्रेंट्स के साथ साथ उसके जर्मन की कॉम्पिटिटर्स Audi की इनोवेटिवनेस को और भी ज्यादा टेस्ट करेंगे। हार्ले डेविडसन एक यूएस ब्रांड जो ब्यूटीफुल मोटर बाइक्स का सिनोनिमस है, बहुतों को आइकॉनिक इंजन के साथ अपनी कस्टमाइज्ड बाइक ओन करने के लिए इंस्पायर करता है। आज ब्रांड न केवल यूनाइटेड स्टेट्स में बल्कि ग्लोबली भी सॉट आफ्टर है। इसकी वाइड ग्लोबल एक्सेप्टेंस और हार्ले डेविडसन मोटरबाइक ओनर्स के बीच ब्रांड लॉयल्टी की स्ट्रॉन्ग सेंस को क्या एक्सप्लेन करता है? पर्सोनलाइज्ड रिलेशनशिप्स, व्यक्तिगत संबंध। हार्ले डेविडसन डीलर्स, सीईओ से लेकर सेल्स स्टाफ तक फेस टू फेस और सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट के माध्यम से कस्टमर्स के साथ पर्सोनलाइज्ड रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। कस्टमर्स को इंडिविजुअल्स के रूप में जानना और चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस के साथ बने रहने के लिए ऑनगोइंग रिसर्च करना हार्ले डेविडसन को अपने कस्टमर्स की नीड्स को बेटर डिफाइन करने में मदद करता है। करंट कस्टमर्स ने हार्ले डेविडसन के मैनेजमेंट से मोटरसाइकिल्स की आइडेंटिटी, लुक और साउंड को बनाए रखने के लिए कहा है क्योंकि वे यूनिक हैं। ग्लोबली, कस्टमर्स यूएस ब्रांड इमेज को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वह है। जब कस्टमर्स के व्यूज को मैनेजमेंट द्वारा सुना और एक्सेप्ट किया जाता है, तो कस्टमर्स ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करते हैं, जिससे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट होता है जो यूनिक और वैल्यूएबल होता है। हार्ले खरीदने से ओनर्स को अपने इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम को एक्सप्रेस करने, फ्रेंड्स से कनेक्ट करने और कंपनी स्पॉन्सर्ड हार्ले ओनर्स ग्रुप और राइडिंग क्लब HOG की एक्टिविटीज के माध्यम से कॉमरेडशिप की भावना शेयर करने की अनुमति मिलती है। हार्ले ओनर्स ग्रुप, हार्ले ओनर्स ग्रुप। नए हार्ले डेविडसन मोटरबाइक्स के ओनर्स को पहले साल में फ्री HOG मेंबरशिप मिलती है। रीन्यू होने पर मेंबर्स वेरियस डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स का आनंद ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट डीलरशिप्स द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाले इवेंट्स और एक्टिविटीज के उदाहरण जैसे कि हार्ले डेविडसन ऑफ सिंगापुर, शॉर्ट राइड्स और मेजर डेस्टिनेशन राइड से लेकर लोकल चैरिटी इवेंट्स तक हो सकते हैं। HOG मेंबर्स को इवेंट्स में भी इनवाइट किया जाता है, जैसे न्यू मॉडल लॉन्चेस और राइडर्स अप्रिशिएशन नाइट्स। प्रत्येक देश में डीलर्स HOG मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं और मेंबर्स और अन्य डीलर्स के बीच पॉजिटिव बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देते हैं। सिंगापुर में, उदाहरण के लिए, फ्रेंड्स का एक कम्युनिटी पैशन के साथ हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स राइड करता है। हम उन्हें राइड करते हैं और हमें बहुत मजा आता है और हम इसे 1996 से सिंगापुर में कर रहे हैं। टू राइड एंड हैव फन एक मोट्टो है जिसका पालन दुनिया भर के सभी HOG चैप्टर्स करते हैं। राइडर्स अन्य ओनर्स के साथ राइडिंग को बॉन्डिंग के समय के रूप में एसोसिएट करते हैं, जो फ्रीडम और एडवेंचर की इमेज को कन्वे करता है। HOG मेंबरशिप का विस्तार। HOG सदस्यता का विस्तार। HOG में मेंबरशिप बढ़ी है। अब न केवल मेन बल्कि विमेन, चिल्ड्रन और फैमिलीज भी HOG के कई और वेरिड ग्रुप आउटिंग्स और एक्टिविटीज का हिस्सा हैं। हार्ले डेविडसन ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज डेवलप की है और कंज्यूमर्स इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके इसकी और भी ज्यादा सराहना करते हैं। हार्ले डेविडसन ब्रांड के साथ जुड़ने की इच्छा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यह एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल से जुड़ी है। अकेले में 2000 से ज्यादा HOG मेंबर्स हैं, जिनमें लगभग 500 एक्टिव राइडर्स हैं। साउथ ईस्ट एशिया हार्ले ओनर्स ग्रुप सीहॉग रैलीज और राइड्स के साथ साथ चैरिटी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता है। 2013 के अंत में एक टुडे इवेंट के बाद 5-डे राइडिंग टू ने ब्रांड की 110वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 800 ओनर्स को अट्रैक्ट किया। दुनिया भर के कुछ HOG मेंबर्स हर संडे को रैलीज में राइड करते हैं। बारिश हो या धूप, हार्ले डेविडसन ब्रांड के प्रति लॉयल्टी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस डिस्प्ले करते हैं। हांगकांग में HOG मेंबर्स में प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, पायलट्स, इंजीनियर्स,
मूवी स्टार्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। उनकी पार्टिसिपेशन हार्ले डेविडसन ओनर्स के बीच स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और HOG मेंबर्स की एक्टिविटीज में एंगेज्ड होने की स्ट्रॉन्ग डिजायर को दर्शाती है। पीपल डेवलपमेंट, लोगों का विकास। पीपल डेवलपमेंट में प्रोएक्टिव, हार्ले डेविडसन अपने स्टाफ के साथ कंपनी वैल्यूज, फिलॉसफी और ब्रांड एक्सपीरियंस शेयर करता है और अपने इंडिपेंडेंट डीलर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। यूएस में हार्ले डेविडसन यूनिवर्सिटी के मेंबर्स द्वारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हर डीलरशिप पर कंसिस्टेंट सर्विस को एनकरेज करता है। इस प्रकार दुनिया भर में हार्ले डेविडसन के एम्प्लॉयज जेन्युइन हार्ले डेविडसन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सैटिस्फाइड एम्प्लॉयज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज डिलीवर करते हैं जो सस्टेनेबल कस्टमर और ब्रांड लॉयल्टी, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और अंततः हायर कंपनी सेल्स जनरेट करते हैं। यंगर ऑडियंस तक पहुंचना, युवा दर्शकों तक पहुंचना। कम्पिटिटिव बने रहने के लिए बेस्ड हार्ले डेविडसन ने अपने कस्टमर बेस को एनलार्ज करना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नए यंगर राइडर्स के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। यंग अडल्ट्स के साथ एंगेजिंग रिलेशनशिप स्थापित किए गए हैं जो इसके ग्लोबल फॉलोअरशिप का एक बड़ा हिस्सा है। इंपॉर्टेंट फीडबैक यह है कि हार्ले डेविडसन का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम यंगर ऑडियंस के लिए अपीलिंग बना हुआ है, एनकरेजिंग है। हार्ले डेविडसन म्यूजिक फेस्टिवल्स में डायनामोमीटर्स का उपयोग करके पोटेंशियल राइडर्स के साथ इन पर्सन कनेक्शंस भी बनाता है, जिससे जंप स्टार्ट नामक एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट होता है जो नॉवाइस या नॉन राइडर्स को हार्ले डेविडसन राइड करने का अनुभव महसूस करने का अपॉर्चुनिटी देता है। 2008 में यह 34 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को मोटरसाइकिल सेल करने वाला लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गया, बिना प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बदले या अपनी प्राइसेस कम किए। हार्ले डेविडसन ने अपनी डार्क कस्टम सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल्स के लिए केवल कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को मॉडिफाई किया, जिसमें बड़े पैमाने पर मौजूदा हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स शामिल हैं, लेकिन फ्लैट ब्लैक पेंट, बहुत कम क्रोम और टोन डाउन स्टाइलिंग के साथ। इसने फ्रीडम, यूनिकनेस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन और शेयर्ड एक्सपीरियंस के अपने हेरिटेज मैसेज को पोर्ट्रे किया जैसा कि ओल्डर कस्टमर्स द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चंस, प्रश्न। एक असाधारण ग्राहक अनुभव बनाने के लिए हार्ले डेविडसन ने अपने HOG प्रोग्राम के साथ क्या किया है जो इसके सदस्यों के लिए अद्वितीय और मूल्यवान है? क्या मोटरसाइकिल निर्माता सफल रहा है? हार्ले डेविडसन ने अपने HOG प्रोग्राम के साथ कई चीजें की हैं ताकि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सके जो उसके मेंबर्स के लिए यूनिक और वैल्यूएबल है। कम्युनिटी की भावना का निर्माण। HOG एक कम्युनिटी की भावना क्रिएट करता है जिससे मेंबर्स जुड़ाव महसूस करते हैं। यह रैलीज, राइड्स और अन्य इवेंट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो मेंबर्स को एक साथ आने और अपनी शेयर्ड पैशन फॉर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स को शेयर करने की अनुमति देते हैं। एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और सर्विसेज ऑफर करना। HOG मेंबर्स को वेरियस बेनिफिट्स और सर्विसेज तक एक्सेस प्राप्त होता है, जैसे डिस्काउंट्स ऑन मर्चेंडाइज, रोड साइड असिस्टेंस और ट्रैवल प्लानिंग सर्विसेज। ये बेनिफिट्स मेंबरशिप को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं और मेंबर्स को ब्रांड के प्रति लॉयल रहने के लिए एनकरेज करते हैं। लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना। HOG केवल मोटरसाइकिल्स राइड करने के बारे में नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल के बारे में है। हार्ले डेविडसन इस लाइफस्टाइल को इवेंट्स, मार्केटिंग मटेरियल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करता है। यह मेंबर्स के बीच बिलोंगिंग की भावना क्रिएट करने में मदद करता है और ब्रांड के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाता है। इन एफर्ट्स के परिणामस्वरूप हार्ले डेविडसन अपने HOG प्रोग्राम के साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करने में बेहद सफल रहा है। HOG दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव मोटरसाइकिल क्लब्स में से एक है, जिसके दुनिया भर में लाखों मेंबर्स हैं। प्रोग्राम ब्रांड लॉयल्टी बनाने और हार्ले डेविडसन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए आप 18 से 34 वर्ष की आयु के युवा दर्शकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए हार्ले डेविडसन को क्या करने की सलाह देंगे? अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने और 18 से 34 वर्ष की आयु के युवा दर्शकों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने के लिए हार्ले डेविडसन निम्नलिखित पर विचार कर सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करना। हार्ले डेविडसन को यंगर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स का उपयोग जारी रखना चाहिए और उन्हें एंगेज करना चाहिए। इसमें एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करना और टारगेटेड एड्स चलाना शामिल हो सकता है। ज्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स डेवलप करना। हार्ले डेविडसन यंगर राइडर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स डेवलप करने पर विचार कर सकता है।
इससे ब्रांड को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में मदद मिल सकती है जो हायर एंड मॉडल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। राइडिंग एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स ऑफर करना। हार्ली डेविडसन ऐसे राइडिंग एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स ऑफर कर सकता है जो यंगर ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली टेलर्ड हों। इसमें ग्रुप राइड्स, राइडिंग क्लासेस और सोशल इवेंट्स शामिल हो सकते हैं। अदर ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरिंग। हार्ली डेविडसन यंगर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अदर ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर कर सकता है। इसमें क्लोथिंग कंपनीज, म्यूजिक फेस्टिवल्स और लाइफस्टाइल ब्रांड्स शामिल हो सकते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को बढ़ावा देना। यंगर कस्टमर्स पर्सोनलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन में रुचि रखते हैं। हार्ली डेविडसन अपने मोटरसाइकिल्स के लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को हाईलाइट और प्रमोट कर सकता है ताकि उन्हें यंगर ऑडियंस के लिए ज्यादा अपीलिंग बनाया जा सके। फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करना। हार्ली डेविडसन यंगर कस्टमर्स को मोटरसाइकिल परचेज करने में मदद करने के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस या लोन प्रोग्राम्स ऑफर करने पर विचार कर सकता है। इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके हार्ली डेविडसन यंगर ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकता है और अपने कस्टमर बेस को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर कर सकता है।